Rahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Legend Institute of Management and Sciences. Hope all of you are doing well. Our course title is Animal Form and Function 1 BS Zoology 4th का कोर्स है. बेसिकली ये हमने एक न्यू कोर्स स्टार्ट करना है बेटा, एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन. बेसिकली अगर हम इसका जो है वो कंटेंट देखें तो इसमें हम कहते हैं कि हमने हर तरह के एनिमल की जो है वो उनके फॉर्मेशन को डिस्कस करना है और उसके अंदर जितनी भी तरह की फंक्शनिंग हो रही है, मतलब उसके अंदर जितने भी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्केलेटल मसल्स का सिस्टम है, जितने भी उसके सिस्टम हैं, हमने हर एनिमल के अंदर जो है उसको कंपेयर करके डिस्कस करना है. बेसिकली ये एक कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव है जिसको जो कि हमने इसके अंदर डिस्कस करना है. मींस के इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स के अंदर जितनी भी कैटेगरीज आ जाती हैं एनिमल्स की, उन सब को हमने जो है वो इसके अंदर डिस्कस करना है. एक सिस्टम को हमने हर एनिमल के अंदर डिस्कस करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसका जो है वो पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं. हमारा लेक्चर नंबर 1 है, दैट इज़ द प्रोटेक्शन. ठीक है, टॉपिक है हमारा प्रोटेक्शन इन टेगुमेंट्री सिस्टम. ठीक है, ओबियसली प्रोटेक्शन हमें जो हमारा जो सबसे पहला हमारा डिफेंस सिस्टम है वो हमारा इंटेगुमेंट्री सिस्टम ही एज अ डिफेंस सिस्टम भी काम करता है. वो हमें प्रोटेक्शन भी दे रहा होता है. ठीक है, जितने भी हार्मफुल जो है वो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उससे हमें हमारा जो है वो इंटेगुमेंट्री सिस्टम ही बचा रहा होता है. तो हर एनिमल के अंदर जो है वो इंटेगुमेंट्री सिस्टम मौजूद होता है, चाहे वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है या हाईली कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है. हर तरह के एनिमल के अंदर जो है वो इंटेगुमेंट्री सिस्टम पाया जाता है. तो हमने एक एक करके जो है वो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिस्कस करना है. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा इंटेगुमेंट्री सिस्टम है ये होता क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं. ठीक है, प्रोटेक्शन इंटेगुमेंट्री सिस्टम. इंटेगुमेंट जिसे हम कवर का नाम देते हैं इज़ द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ एन एनिमल. ओबियसली ये जो है वो किसी भी एनिमल की एक्सटर्नल कवरिंग होगी. इट प्रोटेक्ट्स द एनिमल फ्रॉम मैकेनिकल एंड केमिकल इंजरी एंड इन्वेजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ना सिर्फ ये किसी भी इंजरी से जो मैकेनिकल हो सकती है या फिर किसी केमिकल की वजह से हो सकती है उससे बचाता है, बल्कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से भी ऑर्गेनिज्म को बचा रहा होता है. ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं कि ये एक्सटर्नल जो है वो कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग है किसी भी एनिमल की. अगर फंक्शंस देख लें तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर. बेसिकली ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट भी करता है, क्योंकि जो एंडोथर्मिक एनिमल्स होते हैं उनके अंदर बॉडी को अगर कूल करना है तो ओबियसली वो भी स्किन के ज़रिए से होता है. हॉट इन्वायरमेंट के अंदर अगर बॉडी को कूल डाउन करना है तो आपको पता है स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाते हैं. तो स्वेटिंग की वजह से जो है वो एवेपोरेशन होती है और एवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है, जिसकी वजह से जो है बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाता है. इसी तरह से अगर बॉडी को हीटअप करना है कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर तो स्किन के डायरेक्ट नीचे जो है वो फैट की लेयर मौजूद होती है जो कि स्किन को इंसुलेशन देती है, बॉडी को हीट प्रोवाइड करती है. तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा इंटेगुमेंट्री सिस्टम होता है किसी भी एनिमल का, वो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा होता है. इसके अलावा एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल. मुख्तलिफ तरह के वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना है तो वो भी जो है वो डिफियन के ज़रिए से हो जाता है. कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू विटामिन डी. विटामिन डी के अंदर जो है ये सनलाइट को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है. रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई सच एज पेन, टेम्परेचर एंड प्रेशर. कि जितने भी हमारी सेंसेस हैं उनको डायरेक्टली हमारी स्किन रिसीव कर रही होती है और फिर हमारे जो है वो नर्वस सिस्टम तक मैसेज पहुंचाती है. लोकोमोशन में इन्वॉल्व है. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो इंटेगुमेंट्री सिस्टम ही उनको लोकोमोट करवाता है. मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस, मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन हो रही है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के अंदर. स्किन जो है या उनका जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम होता है वही इनका जो है वो न्यूट्रिएंट और गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है वो इंटेगुमेंट्री सिस्टम की डेफिनेशन और उनके फंक्शंस को हमने डिस्कस किया. उसके बाद हम जो है वो इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स की बात करेंगे. इनवर्टिब्रेट्स आपको पता है कि इसके अंदर डिफरेंट फाइलम्स आ जाते हैं. अगर हम सिंपलेस्ट फाइलम से भी स्टार्ट करें तो सिंपलेस्ट हमारे पास पोरीफेरा जो है वो इनवर्टिब्रेट से अगर हम स्टार्ट करते हैं, पोरीफेरा है, फिर उसके बाद नाइडेरिया है, प्लेटीहेलमिन्थीज़ है, उसके बाद एस्टेलमिन्थीज़ है, एनेलिडा है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, अकाइनोडर्मेटा है. तो डिफरेंट हमारे पास इसके फाइलम्स हैं. हमने फाइलम को जितने हर फाइलम के जितने भी एनिमल हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स हैं उनके लिहाज से हमने उनका इंटेगुमेंट्री सिस्टम डिस्कस करना है. लेकिन ओबियसली अगर हम सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सिंपलेस्ट हमारे पास प्रोटिस्ट सबसे सिंपल हैं. उनके अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और फिर हम इन्वर्टिब्रेट्स की तरफ मूव करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस करते हैं जो कि इंटेगुमेंट्री सिस्टम का काम करती है. हम इंटेगुमेंट्री सिस्टम की डिफरेंट टाइप्स होंगी ना, डिफरेंट तरह से जो है वो इंटेगुमेंट्री सिस्टम मौजूद होता है डिफरेंट एनिमल्स के अंदर. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जो है वो इंटेगुमेंट का काम कर रही होती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एन एनिमल सेल. ठीक है, किसी भी एनिमल सेल की या किसी भी एनिमल की जो है वो आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. चूँकि प्लांट्स के अंदर तो सेल वॉल मौजूद होती है, जबकि एनिमल के अंदर जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है.
Some single-celled protozoans have only plasma membrane for an external covering. प्रोटोजो आपको पता है किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। बेसिकली जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं उन्हें हम प्रोटोजोन्स भी बोलते हैं, जो कि सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है कि इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस तो मौजूद होता है, लेकिन ये सिंगल सेल हैं, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। इनके अंदर जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सूरत में मौजूद होती है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम क्या करती है, इसकी कंपोजिशन तो ओबियसली इसका स्ट्रक्चर और इसकी कंपोजिशन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसी ही होती है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है उसी तरह से इसकी भी कंपोजिशन होती है। लेकिन इसके कुछ फंक्शंस जो है यूनिक भी हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया रिलेटिव टू द बॉडी वॉल्यूम। ठीक है, बॉडी वॉल्यूम के लिहाज से अगर हम प्रोटोजोन्स के बॉडी को देखें तो उसके लिहाज से इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये क्या काम करती है, गैस एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ सोल्यूबल वेस्ट अकर बाय सिंपल डिफिजन। कि ये जो है वो गैस एक्सचेंज में भी हेल्प करती है और सोल्यूबल वेस्ट को रिमूव करने में भी हेल्प करती है थ्रू डिफिजन। फैसिलिटेट्स द अपटेक ऑफ डिजॉल्व न्यूट्रिएंट फ्रॉम सराउंडिंग फ्लूइड्स। के न्यूट्रिएंट्स की अपटेक में भी हेल्प कर रही होती है। सराउंडिंग फ्लूइड से जितने भी न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करना है, एब्जॉर्ब करना है, वो डिफिजन के थ्रू जो है वो ये आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे आप लोग देखते हैं अमीबा के अंदर, अमीबा हमारे पास जो है वो प्रोटोजोआ के अंदर आता है, पैरामीशियम है, तो ये सारी की सारी उनके अंदर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये फंक्शन जो है वो प्ले करती है। उसके बाद सेकेंड टाइप है हमारे पास इंटेगुमेंट्री सिस्टम की, दैट इज़ पेलिकल। पेलिकल थिन स्किन को कह रहे हैं, जो कि प्रोटोजोन्स के अंदर ही पाई जाती है। अदर प्रोटोजोआ सच एस पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम के अंदर होती है ये। हैव अ थिक प्रोटीन कोट कॉल्ड अ पेलिकल आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ जो है वो इसका इस तरह से अगर हम देखें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसके बाहर की तरफ इस तरह से स्ट्रक्चर पाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड पेलिकल। ठीक है, प्रोटीन का कोट होता है बेसिकली ये। दिस पेलिकल ऑफर्स फर्दर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसके अंदर जो है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का काम करती है, लेकिन इनके अंदर फर्दर प्रोटेक्शन के लिए ये पेलिकल पाई जाती है। एंड इज़ अ सेमी रिजिड स्ट्रक्चर दैट ट्रांसमिट द फोर्स ऑफ सीलिया और फ्लैजिला टू द एंटायर बॉडी ऑफ प्रोटोजोन्स। ठीक है, इनके अंदर इस तरह से इनकी पूरी बॉडी के गिर्द फ्लैजिला मौजूद होते हैं, आपको पता इनके अंदर पूरी बॉडी के गिर्द सीलिया पाए जाते हैं। तो सीलिया की जो फोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो रही होती है थ्रू दिस पेलिकल। ठीक है, इसका मतलब है ये जो है वो ना सिर्फ इन्वायरमेंटल डेंजर से बचा रही है, बल्कि ये सेमी रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहा है थ्रू सीलिया एंड फ्लैजिला। पूरी बॉडी जो है वो इसके थ्रू मूव भी कर रही है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद हम जो है वो एपिडर्मिस की बात कर लेते हैं कि कुछ इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो है वो मल्टी सेलुलर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। ठीक है, ये जो हमारा इंटेगुमेंट्री सिस्टम था जो पीछे हमने डिस्कस किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और पेलिकल की सूरत में, ये था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, बेसिकली प्रोटोजोन्स की हम बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मल्टी सेलुलर इनवर्टिब्रेट्स की। ठीक है, कि जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनको हम कंसीडर करेंगे। जो बेसिकली मल्टी सेलुलर इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर जो है वो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे कि क्यूटिकल हो सकती है, शेल भी हो सकता है और टेगुमेंट भी हो सकती है, स्किन भी उनके अंदर पाई जा सकती है। तो डिफरेंट उनके अंदर जो है वो इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो है वो पाए जाते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास स्ट्रक्चर आपको दिया गया है दैट इज़ एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। अगर हम स्किन की बात करें ना, ये बेसिकली एपिडर्मिस जो है वो स्किन का ही पार्ट है, स्किन की ही लेयर होती है। द स्किन इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मल्टी सेलुलर इन्वर्टिब्रेट कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट लेयर्स। ठीक है, कि स्किन के अंदर डिफरेंट लेयर पाई जाती हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर है हमारे पास दैट इज़ एपिडर्मिस। Most multicellular invertebrate have an integument consisting of a single layer of columnar epithelial cell। कि ये columnar मतलब elongated cells हैं, जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं columnar epithelial cells हैं। ठीक है, जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एपिडर्मिस रेस्ट ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। के एपिडर्मिस के नीचे डायरेक्टली बेसमेंट मेम्ब्रेन मौजूद है। बीनीथ द बेस मेम्ब्रेन इज़ अ थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स एंड सेल्स। कि इसके डायरेक्ट नीचे कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, फाइबर्स इसके अंदर मौजूद हो सकते हैं, डिफरेंट तरह के कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स हैं या फिर सेल्स मौजूद हैं। एपिडर्मल सेल्स में पजेस सीलिया। ठीक है, एपिडर्मल सेल्स के ऊपर सीलिया पाए जा रहे हैं, ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, जो कि मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं, डिफरेंट तरह की सेंसेशन में हेल्प करवाते हैं। एपिडर्मिस ऑफ सम इन्वर्टिब्रेट आल्सो कंटेन ग्लैंडुलर सेल विच सिक्रीट एन ओवरलेइंग नॉन सेलुलर मटेरियल दैट एनकेसिस पार्ट और मोस्ट ऑफ द
एनिमल, ठीक है, कि इसके अंदर ग्लैंडुलर सेल्स पाए जाते हैं जो डिफरेंट तरह की सिक्रीशन को रिलीज करते हैं, जो कि बेसिकली नॉन सेलुलर मटेरियल होता है और मुख्तलिफ तरह के एनिमल की बॉडी को कवर कर रहा होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली इसके एपिडर्मिस के डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर्स थे जिसको हमने जो है वो डिस्कस किया। बेसिकली इसके अंदर कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल्स हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के डायरेक्ट नीचे जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, इसके अंदर जो है वो ग्लैंडुलर सेल्स पाए जा रहे हैं जो कि डिफरेंट सिक्रीशन को रिलीज़ करते हैं जो कि इसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये भी इंटेगुमेंट्री सिस्टम है इसका एपिडर्मिस के लिहाज से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम है इन द फॉर्म ऑफ क्यूटिकल, ठीक है। क्यूटिकल भी जो है वो एपिडर्मिस की जो है वो बाहर की तरफ पाई जाती है। हाईली वेरिएबल स्ट्रक्चर है जो है वो बेसिकली इनवर्टिब्रेट्स के अंदर हम बात कर रहे हैं। अगर हम इसको डिफ़ाइन करें कि इसकी कंपोजिशन क्या है, बेसिकली ये डेड लेयर होती है, डेड लेयर ऑफ पॉलीसेक्राइड्स एंड प्रोटीन प्रेजेंट इन द एनिमल इज कॉल्ड क्यूटिकल। पॉलीसेक्राइड से और प्रोटीन से मिलकर बनती है, मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कम्बिनेशन है। पॉलीसेक्राइड और प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है और डेड लेयर है ये, हाईली वेरिएबल है और कुछ इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर ये पाई जाती है, कुछ में थिन और इलास्टिक भी हो सकती है। क्यूटिकल आर थिन एंड इलास्टिक जस्ट लाइक रोटीफर्स, ठीक है। रोटीफर्स आप लोगों ने डिस्कस किए थे सूडोसिलोमेट्स के अंदर, जब आप लोगों ने एस्टेनमेंथीस का फाइलम डिस्कस किया था तो उसके अंदर आपने रोटीफर्स को पढ़ा था, जिसे आप लोगों ने व्हील बियरिंग एनिमल्स भी कहा था। तो बेसिकली इनके अंदर जो है वो कोरोना लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी बेस पर हम कहते हैं कि इनके अंदर ये जो है वो रोटीफर्स हैं। इनके अंदर जो क्यूटिकल पाई जाती है वो हाईली थिन होती है और इलास्टिक होती है, जबकि दूसरी अगर हम बात करें क्यूटिकल आर थिक एंड रिजिड सपोर्ट द बॉडी, कि ये दूसरी तरफ हमारे पास कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर क्यूटिकल हाईली थिक होती है और रिजिड होती है, जैसे कि क्रस्टेशियंस के अंदर, अरेक्निड्स के अंदर और इंसेक्ट्स के अंदर। मीन्स के एज अ होल हम कह सकते हैं कि आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो क्यूटिकल पाई जाती है वो बेसिकली हाईली रिजिड होती है और थिक होती है। सच क्यूटिकल्स कंसिस्ट ऑफ काइटिन एंड प्रोटीन इन रिजिड प्लेट्स दैट आर फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन लिंक्स टुगेदर, ठीक है। इसके अंदर काइटिन पाई जाती है जो कि एक पॉलीसेक्राइड है, ठीक है, और प्रोटीन जो है वो आपस में लिंक करके रिजिड प्लेट्स बना देती हैं, मतलब हाईली इनके अंदर जो है वो कनेक्शन हो जाता है, मेम्ब्रेन आपस में लिंक कर जाती हैं, जिसकी बेस पर ये जो है वो हाईली रिजिड और टफ मेम्ब्रेन बन जाती है आर्थ्रोपोड्स के केस में, ठीक है। यही रीज़न है कि हम कह सकते हैं कि आर्थ्रोपोड्स की जो है वो जो क्यूटिकल होती है वो हाईली रेजिस्टेंट होती है, इन्वायरमेंटल डैमेज से उसको बचाती है, प्रोटेक्शन देती है, डिहाइड्रेशन से बचाती है। तो इसकी डिफरेंट फंक्शन है जिसकी बेस पर ये जो हमारे आर्थ्रोपोड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं स्पेशली, वो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि उनकी क्यूटिकल उन्हें किसी भी तरह के डैमेज से आसानी से बचा लेती है। ठीक हो गया। उसके बाद लेकिन इसके एडवांटेजेस के साथ साथ इसका एक डिसएडवांटेज भी है। वो डिसएडवांटेज ये है कि एनिमल्स को जब तक उनके ऊपर क्यूटिकल मौजूद है वो उनको डिफ़िकल्टी होगी ग्रोइंग में, ठीक है। एनिमल्स हैव डिफ़िकल्टी ग्रोइंग विद इन दैम। अब ये डिफ़िकल्टी क्यों है, क्योंकि ओबियसली अगर ये सपोज़ ये एक एनिमल है तो उसके ऊपर जो कवरिंग है क्यूटिकल की, क्यूटिकल को मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि क्यूटिकल इज़ अ डेड कवरिंग, डेड लेयर है, तो जो चीज़ डेड है वो ग्रो नहीं कर सकती। लेकिन जो इसके अंदर एनिमल मौजूद है, जो इसके अंदर ऑर्गेनिज्म मौजूद है, ओबियसली वो लिविंग है तो उसने तो ग्रो करना है। अगर उसने ग्रो करना है तो ओबियसली इसको इस क्यूटिकल को शेड करना पड़ेगा, इसको गिराना पड़ेगा, फिर वो अपनी ग्रोथ करेगा और दोबारा से इस क्यूटिकल को रीसिक्रीट कर लेगा। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मोल्टिंग और एक्डाइसिस, ठीक है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मोल्टिंग और एक्डाइसिस। इसको अगर हम डिफाइन करें तो कहते हैं द पीरियोडिक शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल। बेसिकली ये जो क्यूटिकल है ये एक्सोस्केलेटन का काम कर रही होती है आर्थ्रोपोड्स के अंदर। द पीरियोडिक शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल फॉर ग्रोथ इन आर्थ्रोपोड इज कॉल्ड मोल्टिंग और एक्डाइसिस, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको हमने मोल्टिंग और एक्डाइसिस कहा, जिसमें हमने कहा कि बेसिकली एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल को शेड कर दिया जाता है, क्योंकि इसका डिसएडवांटेज है कि जब तक क्यूटिकल ऑर्गेनिज्म के ऊपर मौजूद है ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता, साइज़ में ग्रो नहीं कर सकेगा, तो इसलिए ये अपने जो है वो मोल्टिंग और एक्डाइसिस करता है ताकि क्यूटिकल को रिमूव करके अपनी बॉडी को ग्रो कर सके और दोबारा से अपनी इस क्यूटिकल को दोबारा से ये रीसिक्रीट कर लेता है। ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारे पास क्यूटिकल एज अ इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इसकी डायग्राम से हम इसको डिटेल में देखते हैं। इसकी आपको पता है, आप लोगों ने जब आर्थ्रोपोड का सिस्टम डिस्कस किया था तो आपने उसमें एक्सोस्केलेटन को भी डिस्कस किया था, इसकी क्यूटिकल को भी डिस्कस किया था। तो हमारे पास जो क्यूटिकल होती है उसकी दो लेयर्स हैं। बेसिकली आउटर मोस्ट को हम एपिक्यूटिकल कहते हैं और इनर मोस्ट जो होती है दैट इज़ कॉल्ड एंडोक्यूटिकल या फिर
प्रोक्यूटिकल, ठीक है, जिसके अंदर पिगमेंटेड लेयर्स भी आ जाती हैं, कैल्सीफाइड लेयर भी हैं, अनकैल्सीफाइड लेयर भी हैं। कैल्सीफाइड मतलब जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन है, अनकैल्सीफाइड जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद नहीं है। तो बेसिकली ये सारी की सारी लेयर मिलकर हमारे पास जो है वो क्यूटिकल बना रही होती है, जिसके अंदर आउटर मोस्ट एपीक्यूटिकल है और इनर मोस्ट एंडोक्यूटिकल है, जिसे हम प्रोक्यूटिकल भी कहते हैं, जिसके अंदर स्क्लेरोटाइजेशन हुई होती है। इसके अंदर प्रोटीन की डेपोजिशन बहुत ज़्यादा होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर कैरेटिनाइजेशन और स्क्लेरोटाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है और ये हार्ड लेयर बन जाती है। उसके नीचे डायरेक्टली हमारे पास एपिडर्मिस है और फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक हो गया। इसका मतलब है अगर हमारे पास क्यूटिकल भी मौजूद है तो एपिडर्मिस भी पाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर क्यूटिकल होगी तो एपिडर्मिस नहीं होगी, बल्कि क्यूटिकल भी है तो उसके नीचे डायरेक्टली एपिडर्मिस भी मौजूद है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल, ये मिलकर जो है वो प्रोक्यूटिकल बना रही है। ये जो हमारे पास आपको दिखाई गई है ना क्यूटिकल, ये थिन और इलास्टिक है, जबकि ये वाली जो है वो थिक एंड रिजिड है, जो कि आर्थ्रोपोड्स के अंदर है। और ये आपने रोटिफर्स के अंदर जो डिस्कस की थी, थिन और इलास्टिक क्यूटिकल, क्योंकि इनकी आपको नज़र आ रही है कि इसकी थिकनेस भी इतनी ज़्यादा नहीं है। इसके अंदर एपिक्यूटिकल मौजूद है, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल है, और इसके अंदर स्क्लेरोटाइजेशन या फिर कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से ये इलास्टिक रहती है। और ये हमारे पास रोटिफर्स के अंदर या अदर जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है, जबकि ये वाली क्यूटिकल जो है वो आर्थ्रोपोड्स के अंदर मौजूद होती है, जो कि उन्हें हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म बनाती है। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है टेग्यूमेंट। ठीक है, टेग्यूमेंट भी एज आ जो है वो इन टेग्यूमेंट्री सिस्टम काम कर रही होती है। टेग्यूमेंट की बात करें तो टेग्यूमेंट कहते हैं कवर को, ठीक है, जस्ट लाइक कवरिंग। इसका काम क्या है? टेग्यूमेंट फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ पैरासिटिक फ्लूक्स एंड टेप वर्म्स। ठीक है, पैरासिटिक फ्लूक्स और टेप वर्म आपने पढ़े थे प्लेटीहेल्मिन्थीज के फाइलम्स के अंदर। तो बेसिकली उनके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एज अ पैरासाइट डिफरेंट होस्ट के अंदर सर्वाइव कर रहे होते हैं। तो अगर वो होस्ट के अंदर सपोज हम कहते हैं कि कोई ऐसा पैरासाइट है या कोई ऐसा फ्लूक है जो इंटेस्टाइन में रह रहा है ह्यूमन की, तो पैरासाइट ओबियसली अगर वो इंटेस्टाइन में रह रहा है तो इंटेस्टाइन में आपको पता है डिफरेंट तरह की इंजाइमेटिक सिक्रीशंस रिलीज़ हो रही होती हैं। और पैरासाइट की बॉडी या जो हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है प्लेटीहेल्मिन्थीज है, उसकी बॉडी भी तो डिफरेंट तरह की प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट से ही मिलकर बनी हुई है। तो होना ऐसा चाहिए था कि जो इंजाइम उस होस्ट की बॉडी से रिलीज़ हो रहे हैं वो इस पैरासाइट की बॉडी को भी इंजेस्ट कर लें, इसकी पैरासाइट की बॉडी को भी डिग्रेड कर दें। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पैरासाइट के ऊपर ऐसा आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर पाया जाता है, ऐसी कवरिंग पाई जाती है जो कि इंजाइम को रेजिस्ट करती है, इंजाइम के ख़िलाफ़ काम करती है और इंजाइम को अपने खुद को डाइजेस्ट नहीं करवाने देती। तो बेसिकली न्यूट्रिएंट इंजेक्शन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डाइजेशन बाय होस्ट इंजाइम्स, कि ये जो टेग्यूमेंट है इसका काम क्या है? एक तो ये न्यूट्रिएंट्स की इंजेक्शन करती है होस्ट के अंदर से, सेकेंडली ये प्रोटेक्शन देती है खुद को बाय होस्ट इंजाइम के, होस्ट के इंजाइम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते आसानी से। उसके अलावा कम्प्लेक्स सेंसीशियम को हम जो है वो टेग्यूमेंट कहते हैं। अगर हम डिफ़ाइन करें व्हाट इज़ टेग्यूमेंट, अ कम्प्लेक्स सेंसीशियम, सेंसीशियम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर को। ठीक है, सेंसीशियम इज़ कॉल्ड एज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। मीन्स कि अगर मैं ये बनाऊँ कि ये हमारी एपिडर्मिस है, ये टेग्यूमेंट है, तो इसके अंदर इस तरह से मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस तो मौजूद होते हैं, लेकिन इसके दरमियान कोई सेप्टा नहीं होता। ये जो सेप्टा मैंने सेपरेट कर दिया है इस तरह से, इस यहाँ पर आपको कोई सेप्टा नज़र नहीं आ रहा, तो इतने स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? सेंसीशियम है ये। ठीक है, सेंसीशियम जिसके अंदर कोई सेपरेशन, न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए कोई सेप्टा मौजूद ना हो, दैट इज़ कॉल्ड सेंसीशियम। एक कंटिन्यूस जो है वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है, कोई उसके दरमियान कोई सेपरेशन नहीं होती, कोई सेप्टा उसको सेपरेट नहीं कर रहा होता, दैट इज़ कॉल्ड एज सेंसीशियम। तो इसीलिए हम टेग्यूमेंट को डिफाइन करते हैं, टेग्यूमेंट इज़ द कम्प्लेक्स सेंसीशियम। ठीक है, सेंसीशियम इज़ द मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल जो कि न्यूट्रिएंट की इंजेक्शन में हेल्प कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है अगेंस्ट होस्ट इंजाइम। उसके अलावा ये जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। द इंटेग्यूमेंट ऑफ अकाइनोडर्म, अकाइनोडर्म जिसके अंदर स्टार फिशेज आ जाती हैं। ठीक है, अकाइनोडर्म जिसके अंदर डिफरेंट तरह की स्पाइनी आर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, कंसिस्ट ऑफ अ थिन यूजुअली सिलिएटेड एपिडर्मिस, इनकी एपिडर्मिस सिलिएटेड होती है, एंड अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू डर्मिस कंटेनिंग कैल्शियम कार्बोनेट, के जो एपिडर्मिस है उसके डायरेक्ट नीचे कनेक्टिव टिश्यू की डर्मिस मौजूद होती है। एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस है, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है। उसके बाद आर्थ्रोपोड्स की बात कर लें। आर्थ्रोपोड्स हैव द
मोस्ट कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ इनवर्टिब्रेट इंटेगुमेंट। आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो है वो इंटेगुमेंट मौजूद होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है इन पार्ट बिकॉज देयर इंटेगुमेंट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एक्सोस्केलेटन। कि इसके अंदर जो हमने अभी पीछे डिस्कस भी किया कि इनके अंदर क्यूटिकल की फॉर्म में एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, कि इनके अंदर अपेंडेजेस भी मौजूद होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस, जो कि फिर एक्सोस्केलेटन से कवर हुए होते हैं और इसकी पूरी बॉडी एक्सोस्केलेटन से कवर हुई होती है। जॉइंटेड लेग्स वाले या ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि इंसेक्ट्स आप देखते हैं, कॉकरोच वगैरह, तो उनके अंदर जो है वो ये पाए जाते हैं। उसके अलावा अगर हम डिफरेंट मोलस्का की बात कर लें, मोलस्क भी तो आपको पता है इसके अंदर आ जाते हैं, जो है वो इनवर्टिब्रेट के अंदर। मोलस्का की बात कर लें तो मोलस्का के अंदर हार्ड और रिजिड शेल सिक्रीट होता है, जो कि उसकी इंटेगुमेंट ही सिक्रीट करती है, ठीक है, हार्ड एंड रिजिड शेल, ठीक है, हार्ड एंड रिजिड शेल, जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा होता है। द एपिडर्मिस कंटेन म्यूकस ग्लैंड, एपिडर्मिस के अंदर म्यूकस ग्लैंड होते हैं। दीज ग्लैंड सिक्रिएट अ कैल्शियम कार्बोनेट शेल, और यही ग्लैंड जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का शेल सिक्रिएट करते हैं, जो कि उस ऑर्गेनिज्म को हर तरह के इन्वायरमेंटल डेंजर से बचा रही होती है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अगर हम मोलस्का के एग्जांपल्स देख लें तो इसके अंदर बाइवेल्विया आ जाते हैं, गैस्ट्रोपोड्स आ जाते हैं, जिसके अंदर क्वाइल्ड शेल पाए जाते हैं। तो हर तरह के ऑर्गेनिज्म के अंदर शेल मौजूद होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है मोलस्का के अंदर जिसके अंदर शेल नहीं पाया जाता, तो उनके अंदर दूसरी तरह की इंटेगुमेंट्री सिस्टम मौजूद होता है। एज अ होल हम कह सकते हैं कि हर तरह के ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटेगुमेंट्री सिस्टम पाया जाता है, जो कि डिफेंस का काम करता है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है हर तरह के इन्वायरमेंटल डेंजर से बचने के लिए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स की कैटेगरीज थी, जिसके अंदर हमने हर तरह के फाइलम के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटेगुमेंट्री सिस्टम को डिस्कस किया। होप सो स्टूडेंट यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमने जो है वो इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट स्टार्ट करना है। और वर्टिब्रेट की आपको पता है डिफरेंट क्लासेस हैं, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स। उनके अंदर हम एक एक करके जो है वो इंटेगुमेंट्री सिस्टम को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक जो है वो आप लोगों ने अच्छे से रीड करना है। कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी मुझसे कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।